इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के लिए हर एक मटेरियल की, हर एक सब्सटेंस की हीट को लेने की गुंजाइश अलग अलग है। कोई थोड़ी हीट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, कोई बहुत ज्यादा हीट देंगे तभी जाके उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो हर एक की जो हीट को रखने की गुंजाइश है वो अलग अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर हमारा है 16, या आप इसको चैप्टर नंबर 2 कहें इंटर के हिसाब से। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान। अब ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंस है मोलर स्पेसिफिक हीट के दरमियान और स्पेसिफिक हीट के दरमियान वो क्या है, उनके फार्मूलाज कैसे बनते हैं, उनके यूनिट्स कैसे बनते हैं, और साथ साथ में उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो हमें क्या बताती हैं। उनकी डेफिनेशंस में हमने किलोग्राम लिखना चाहिए या ग्राम लिखना चाहिए, या फिर उनकी डेफिनेशंस में हमने सेंटीग्रेड की जगह सेंटीग्रेड लिखना चाहिए या केल्विन लिखना चाहिए, या दोनों अगर लिखें तो वो क्यों लिखें। इन सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स में हम उनका यूनिट केल्विन लिखें या जोल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड या जोल पर किलोग्राम इंटू केल्विन लिखें। अब ये जो सारी चीजें हैं ये हमें सही नमूने से तब पता चलेंगी जब आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को सही नमूने से और गौर के साथ सुनेंगे। तो आइए चलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज यहाँ पर बता देना अहम समझता हूँ कि हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। हीट कैपेसिटी अगर सिर्फ ये लफ्ज हो हीट कैपेसिटी, तो आप उसको जाहिर करेंगे कैपिटल सी के साथ। और उसकी सिंबल को मैंने वाज़े लफ्जों में इसलिए भी लिखा है कि इसकी जो सिंबल है वो कैपिटल सी होगी, ताकि आप इस चीज में आगे चलकर एम्बिग्यूटी का शिकार ना बने। ठीक है, तो कैपिटल सी के साथ हमने जाहिर कर दिया, यहां तक तो आपने समझ लिया। अब ये है क्या वो हम अब समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कुछ पानी है या कुछ गैस है। ठीक है, आप ये पूछना चाहते हैं कि हाउ मच हीट आई गिव दिस वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हरगिज ये मतलब नहीं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह है कि अगर 50 है तो 50 में से 51 करने के लिए कितना देना चाहिए, अगर 51 है तो 51 से 52 करने के लिए कितना देना चाहिए। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितनी देनी पड़ेगी। अब इसको दोबारा समझें। मिसाल के तौर पर इस पानी का अभी टेम्परेचर यहां पर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी। तो अगर मैं 50 में से इसका 51 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहता हूं, तो मुझे जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो हीट का अमाउंट कितना होगा। इस सवाल का जवाब हमें जो टर्म देता है उसका नाम है हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी लफ्ज का मतलब ये है कि गुंजाइश, कि भाई इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसको हीट की गुंजाइश कितनी है। अब इस सवाल को या इस डेफिनेशन को और पढ़ने से पहले मैं अगर आपको एक मिसाल और भी दे दूं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पानी है, दूसरी तरफ से आपने रखा है घी, और आप दोनों को गर्म करते हैं। तो मुझे बताएं कि सबसे जल्दी गर्म कौन हो जाएगा। आप देखेंगे कि पानी को भी आपने हीट दी, इधर से आपने घी को भी हीट दी, हीट का मिकदार आपने सेम दिया, दोनों को आपने 5 जूल हीट दी, लेकिन पानी देर से गर्म होगा और जो आपका ऑयल है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड या उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के लिए हर एक मटेरियल की, हर एक सब्सटेंस की हीट को लेने की गुंजाइश अलग अलग है। कोई थोड़ी हीट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, कोई बहुत ज्यादा हीट देंगे तभी जाके उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो हर एक की जो हीट को रखने की गुंजाइश है वो अलग अलग है। अगर आपने घी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए आपने हीट कम देनी होगी। अगर आपने पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए आपने हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां ही आप समझ सकते हैं कि हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वन मटीरियल।
कितना हमें जो है हीट रिक्वायर होगा एक सबस्टेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सबस्टेंस का अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जितने हीट की जरूरत होगी उस हीट का नाम हीट कैपेसिटी है। सिर्फ स्पेसिफिक हम बाद में पढ़ेंगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट का कितना मिकदार चाहिए होगा उसको हम कहेंगे वो है उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी। अगर हमें मिसाल के तौर पर पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, मिसाल में कह रहा हूं, हमें 100 जूल की हीट चाहिए तो वो 100 जूल उस पानी की हीट कैपेसिटी होगी। इन द सेम वे अगर मैं कहूं कि ऑयल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे 10 जूल हीट चाहिए तो वो जो 10 जूल है वो उस घी की हीट कैपेसिटी होगी। अब यहां तक आई होप कि आपने इस डेफिनेशन को जो ये कहना चाह रहा है वो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या बढ़े या 1 केल्विन बढ़े, अब हम ये चीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर हैं। आपने ये चीज समझी होगी जो हमने लेक्चर्स पढ़ाए थे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में, वो ये था कि भाई अगर आप इधर से डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, इधर से आप केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो केल्विन के भी जो डिविजन्स थे वो 100 थे, सेंटीग्रेड के जो डिविजन्स थे वो भी 100 थे। अब डिविजन्स बराबर होने की वजह से हमने वहां चीज ये समझी थी कि भाई अगर ये आपका जो है 373 इसका है टेम्परेचर ऊपर वाला, और नीचे वाला इसका जो टेम्परेचर है वो 273 है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड का जो नीचे वाला टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ऊपर वाला जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर केल्विन 273 में से 274 होगा तो हम कहेंगे 1 केल्विन। एंड द सेम वे अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो भी हम कहेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 केल्विन बढ़ाया तो उसके बदले 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। अगर ये 273 से 274 हुआ तो ये 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये 274 से 275 हो जाएगा। यहाँ ये चीज समझने की है कि अगर वो 1 डिग्री बढ़ रहा है तो वो वाला भी 1 डिग्री बढ़ रहा है, जबकि फारेनहाइट ऐसा नहीं है। फारेनहाइट में आपको 1 डिग्री बढ़ाने की जगह पे आपको कुछ वैल्यू कम नीचे होगा या ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। तभी हम कह रहे हैं यहाँ पर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या आप 1 केल्विन लिखें, बराबर सेम है। क्योंकि अगर 1 केल्विन बढ़ा तो भी समझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो भी समझेंगे हम 1 केल्विन बढ़ा। ठीक है। अब हीट कैपेसिटी का हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, आपने इसी डेफिनेशन में से इस फार्मूले को बनाना है। आपने यहाँ पर यह चीज कही कि भाई हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, तो आपने लिखा अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने लिखा कि भाई रेज टेम्परेचर बढ़ा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इस हीट कैपेसिटी को हम जाहिर करते हैं कैपिटल सी के साथ, तो इसकी जगह आपने लिखा कैपिटल सी। अमाउंट ऑफ हीट को हम जाहिर करते हैं क्यू के साथ, तो आपने यहाँ पर लिखा क्यू। चेंज इन टेम्परेचर को हम जाहिर करते हैं डेल्टा टी के साथ, तो आपने इसकी जगह लिखा डेल्टा टी। तो अब आपके पास ये फार्मूला बन चुका C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब इसी फार्मूले का अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो Q का जो यूनिट है वो जॉल है। टेम्परेचर अगर आप ऐसा यूनिट्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप वहां पर डिग्री केल्विन लिखेंगे, केल्विन लिखेंगे जॉल पर केल्विन। अगर आप रैंडम यूनिट्स है वहां पर हैं तो आप वहां पर जॉल पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। अब हम इस चीज पर आते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है वो हमें किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी फैक्टर्स ऑन विच हीट कैपेसिटी डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द सबस्टेंस प्रॉपर्टी सच एज नेचर। किस किस्म का मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर आपका जो है ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, या फिर उसकी जो साइज है वो क्या है, लार्जर है, हेवियर है, गैस मॉलिक्यूल हेवियर है, गैस मॉलिक्यूल लाइटर है,
आपका सॉलिड पार्टिकल की जो साइज है ज्यादा है, सॉलिड पार्टिकल की साइज कम है, ये चीजों पर डिपेंड करेगा। कंपोजिशन उसकी किस तरह है, H2O की तरह ट्रायंगुलर है या फिर जो है बेंजीन की तरह जो है मुख्तलिफ शेप में है, हेक्सागोनल शेप में है, या फिर उसको वो पेंटागोन शेप में, किस शेप में है, कंपोजिशन कैसी है उसकी, वाटर की तरह ट्राइगोनल है या फिर किस तरह है। तो ये जो चीजें हैं ये सब डिपेंड करती हैं कि उसको हीट कितनी चाहिए होगी। अगर सॉलिड होगा तो हीट के मिकदार कुछ और होगा, गैस होगा तो हीट का कुछ मिकदार और होगा, सही है। तभी इन चीजों को या इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, इस डेफिनेशन के अंदर आप इसको जनरलाइज ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। आप यहां पर इस चीज को देखें कि अगर ये आपका डेल्टा टी इस साइड आ जाए तो ये हो जाएगा C इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू, आपका इधर ही है। तो अगर आप C को, स्पेसिफिक कैपेसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, तो आपके पास अब क्या बचेगा, आपके पास अब बचेगा कि भाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी जितनी आप सिस्टम के अंदर हीट ज्यादा देते जाएंगे उतना टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। सिंपल है कि अगर आपने इसको हीट ज्यादा दी तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, या क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब चीजें भी हम कह सकते हैं। इन द सेम वे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस की थी कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरनल एनर्जी से भी है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, या हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। जितनी सिस्टम की हीट बढ़ती है उतने मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा आती है, उतने मॉलिक्यूल्स ज्यादा रेंडमली मूव करते हैं, उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उतनी उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये सब चीजें जो हैं हमें इस फार्मूले से भी अगेन मिल रही हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई हीट कैपेसिटी के हमारे पास दो अकसाम हैं। एक हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम जाहिर करते हैं स्मॉल सी के साथ। तभी हमने लिखा सी स्मॉल, और लफ्जों में भी हमने लिखा कि भाई सिंबल इसकी जो है वो स्मॉल सी होगी, ताकि अगर आप कभी लेक्चर लिखे हुए या पिक्चर से आप पढ़ें तभी आपको वहां पर इस चीज का जो है वो क्लू मिल जाए कि भाई यहाँ पर स्मॉल सी है, और आपको वो चीज माइंड में हिट हो जाए, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक लफ्ज का मतलब है मखसूस। अब यहाँ पर ये जो चीज है वो मखसूस है किलोग्राम से। यहाँ पर हम कह रहे थे कि भाई कितनी हीट चाहिए होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, बस यहाँ पर हम कहेंगे कि कितनी हीट चाहिए होगी 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। सिर्फ एक चीज का इजाफा है, वो है किलोग्राम या मास। पहले हम कह रहे थे कितनी हीट चाहिए होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तो हीट कैपेसिटी। अब हम कहेंगे कितनी हीट चाहिए होगी 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस। अब आप इसको स्पेसिफिक हीट कहें तो भी सही है, आप इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहें तो भी सही है। इसी वजह से हम यहाँ पर डेफिनेशन ये लिख रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट that is required for 1 kilogram of material to raise temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं कि अमाउंट ऑफ हीट that is required by 1 किलोग्राम of mass to change its temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी इसका जो फार्मूला है वो हम कहेंगे कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर हुई अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए होगा 1 किलोग्राम मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो हमने लिखा कि भाई अमाउंट ऑफ हीट का जगह क्यू लिखेंगे, मास की जगह एम लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर की जगह डेल्टा टी लिखेंगे। अब ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। इसी चीज को आप अगर ग्राफ में समझना चाहें तो आप ऐसे समझेंगे कि भाई आपके पास यहाँ पर 1 किलोग्राम है, ठीक है, और इस 1 किलोग्राम का आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं। तो बताएं कि 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे हीट कितनी चाहिए होगी। वो हीट का मिकदार जो 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस हीट के मिकदार को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे।
अब यहाँ हम आते हैं इसके यूनिट्स पर, लेकिन यूनिट से पहले मैं आपसे एक और फार्मूला भी यहाँ पर ड्राइव करवाता चलूं, ताकि आपको आगे चलकर ये चीजें कंफ्यूजन ना दे। यहाँ पर हर चीज को हम डिटेल से और बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज बार समझ आ जाए, तो दूसरे लेक्चर्स में या दूसरी जगह पर आपको इस चीज का सामना ना करना पड़े। आप 10 मिनट ज्यादा लें, लेकिन यहाँ ही समझ लें, एक ही मरतबा समझ लें, कि बजाय कि आप छोटा वीडियो देखें, छोटा कॉन्सेप्ट लें, छोटी चीज समझें और फिर आप उसको भुला दें। या फिर ये बेहतर है कि आप थोड़ा ज्यादा समझें और उसको आप ज्यादा टाइम तक याद रखें। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी है, ये आपने समझ लिया। अब क्यू अपान डेल्टा टी में अगर आपसे पूछना चाहूं, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसके बराबर है? क्यू अपान डेल्टा टी ये बराबर है हीट कैपेसिटी के, यानी कैपिटल सी के। तो क्या हम क्यू अपान डेल्टा टी की जगह लिख सकते हैं सी? बिल्कुल लिख सकते हैं कैपिटल सी, क्योंकि क्यू अपान डेल्टा टी ये दोनों मिलकर हमें कैपिटल सी देते हैं। बाकी बचा कौन? एम। अब एम नीचे है, तो इसका फार्मूला ये भी है, इसका फार्मूला ये भी है। सी इज इक्वल स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी अपान एम, या सी इज इक्वल टू क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। ये चीज मैं यहाँ लिख ना पाया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे लिख दें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। अब आप अगर इसके यूनिट्स बनाना चाहें, तो हीट का यूनिट क्या है? जूल। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। ये इसका यूनिट बन गया, जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। इन द सेम वे हीट का यूनिट क्या है? जूल। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में भी लिखते हैं, इस वजह से डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड या केल्विन आ सकता है, आप वो लिखेंगे। आप उनके दरमियान कोई मतलब ज्यादा हिसाब किताब नहीं करेंगे, आप उनके दरमियान मतलब कोई ऐसा आपको परेशान नहीं है। अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट आ जाए तो फिर मसला है, फ़ारेनहाइट देने के लिए आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ारेनहाइट में चेंज आती है और केल्विन में चेंज आती है, तो उनकी चेंज में फर्क होता है। इसका 1 बढ़ेगा तो उसका 1.8 बढ़ेगा, यानी कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री बढ़ेगा। तो फ़ारेनहाइट जब 1.8 डिग्री बढ़ जाएगा, तो केल्विन वहां पर एक डिग्री बढ़ता है, सेंटीग्रेड वहां पर 1 डिग्री बढ़ता है। जबकि 1 डिग्री केल्विन की हो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड की हो, तो वहां पर फ़ारेनहाइट 1.8 डिग्री बढ़ता है, तो मतलब फर्क है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर सेंटीग्रेड आए, यहाँ पर अगर केल्विन आए तो इट्स फाइन, मगर अगर फ़ारेनहाइट आ जाए तो इट्स नॉट फाइन। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर ये जूल है, इंट में ये हमारे पास किलोग्राम है, इंट में अगर आप ऐसे लिखना चाहें, सेंटीग्रेड जब ऊपर आ जाएगा तो ये सेंटीग्रेड -1 का हो जाएगा। इन द सेम वे सॉरी, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जॉल अपान जॉल इंटू किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, क्योंकि अपान वाली चीजें जब ऊपर आती हैं तो वो इनवर्स की हो जाती है। तो अगर आपके पास ऐसे यूनिट लिखा हो या ऐसे लिखा हो या इन जैसों का लिखा हो, तो आपने कोई मसला नहीं समझना, ये चीजें एक ही जैसी हैं, ये चीजें सेम है। ठीक है। अब हम इसकी अगर जनरलाइज डेफिनेशन देखना चाहें, तो हम इसको ऐसे भी कहेंगे कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यूनिट मास का मतलब है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या 1 किलोग्राम का बढ़ा दिया जाए, है यूनिट मास। तो अगर 1 ग्राम का कहा जा रहा है, तो भी आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे, या जो यूनिट लिखेंगे वो लिखेंगे जूल पर ग्राम इंटू केल्विन, या जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्राम के हिसाब से भी वो चीज बढ़ सकती है, 1 किलोग्राम के हिसाब से भी बढ़ सकती है, लेकिन होगा एक, या 1 ग्राम होगा या 1 किलोग्राम होगा। ऐसे नहीं है कि वहां पर 2 किलोग्राम हो। तभी हम कहेंगे कि भाई जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो रिक्वायर करती है 1 यूनिट मास। अब 1 यूनिट का मतलब है कि 1 किलोग्राम भी हो सकता है, वहां पर 1 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो थी जनरलाइज थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, तो यूनिट फिर उस हिसाब से होगा। अब हम आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो सिंबल है वो एम मतलब मोलर, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो एम और स्मॉल सी उसके साथ, ये इसकी सिंबल है। और ये सिंबल बनती कैसे है वो भी हम नीचे जाकर समझ लेंगे। लेकिन यहां तक मैं आपको चीज बता दूं कि अगर आपके पास गैसेस से या गैसेस का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं,
एक मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अगर मैं आपको लफ्जों में यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पर अगर आपके पास पानी था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यहाँ पर आपके पास गैसेस होंगे। पानी का अगर आप देखेंगे कि भाई पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना हीट चाहिए, तो वो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई मुझे कार्बन डाई गैस का के 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, तो उस हीट का नाम मोलर स्पेसिफिक हीट होगा। तो अब यहाँ पर आप समझें, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितनी चाहिए होगी, वो हीट है मोलर स्पेसिफिक। इसी वजह से इसकी अब डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट यानी डेल्टा क्यू दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज नॉन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसका फार्मूला जो है हम ड्राइव किस में से करते हैं, हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं स्पेसिफिक हीट से। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आपने अभी अभी पढ़ा, वो क्या था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा। अब इस फार्मूले में यहाँ पर मास है, लेकिन आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये जो टेम्परेचर बढ़ा रहा है किसका बढ़ा रहा है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उस हीट का नाम मोलर स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ पर हमने जब मोल की बात की तो यहाँ पर तो मास लिखा हुआ है, इसी वजह से इस मास को आपने कन्वर्ट करना है मोल्स में। और आपने एवागेद्रो के अंदर या मोल्स वाले फार्मूले के अंदर ये फार्मूला पढ़ा है कि N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये केमिस्ट्री में आपने फार्मूला पढ़ा है, और हमने पीछे भी जब हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे प्रेशर गैस इक्वेशन की, वहां पर भी हमने इस चीज को लिया था। N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास है हमारे पास। अब मुझे यहाँ पर मास गिवन है ना, क्या गिवन है, यहाँ पर मुझे मास गिवन है, तो मुझे फार्मूला चाहिए मास का, ताकि मैं मास की जगह पुट कर सकूं। इसी वजह से मैं यहाँ पर ये मैं साइड से कर रहा हूँ, ये इस चीज का हिस्सा नहीं है, मैं साइड से कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आए। अब हम कहेंगे कि भाई मुझे चाहिए इसका फार्मूला, इसी वजह से ये जो मालिकुलर मास के साथ डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा मालिकुलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। तो अब इस गिवन मास की जगह या एम की जगह मैं क्या पुट करूंगा, मैं उसकी जगह पुट करूंगा एम स्मॉल इंटू एन। ठीक है, एम कैपिटल एन, एम इज इक्वल टू मालिकुलर मास इंटू एन। तो अब जहां पर आपके पास ये एम लिखी हुई थी, आपने उसकी जगह क्या पुट किया है, अभी आपने उसकी जगह पुट किया है एम एन। बाकी जो सारा फार्मूला है वो आप लिखेंगे सेम। आपने लिखा सी, यहाँ पर सी, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास क्यू, तो यहाँ पर भी आपने क्यू, ये डिवाइडेड बाय, तो ये भी डिवाइड, ये एम है तो इस एम की जगह आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा है एम एन, तो यहाँ पर आपने लिखा एम एन। डेल्टा टी तो आपने यहाँ पर लिखा डेल्टा टी। अब ये जो चीजें हैं आपके पास यहाँ तक आई होप समझ आ चुकी, ठीक है। अब हमें चाहिए फार्मूला मोलर स्पेसिफिक का, लेकिन यहाँ पर ये सिंबल किसकी है, स्पेसिफिक हीट की, और इसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो जब ये मोलर वाला इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी वजह से हम इस कैपिटल एम को जहाँ जो ये डिवाइड में है, जब इस साइड आएगी तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई की, ये इस पूरे के साथ डिवाइड में, ठीक है। तो जैसे इधर आई तो ये हो गई मल्टीप्लाई एम इस किसके साथ, सी के साथ, तो इस इक्वल टू यहाँ पर बचा क्यू, और यहाँ पर बचा आपके पास n, और यहाँ पर बचा आपके पास डेल्टा टी। तो अब आपके पास जो फार्मूला हो चुका है वो हो चुका है एम सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। अब इस फार्मूले को हम क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं वो आप समझे। इस पूरे सिंबल को हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, हीट को हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट, एन को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल, इनटू हम डेल्टा टी को हम क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इसका डिस्क्रिप्टिव फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को जैसे हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, अगर इस तरह का आप ड्राइव करना चाहते हैं तो आप ये भी समझ लें, एम सी की जगह आपने एम सी लिखा, इज इक्वल की जगह आपने इज इक्वल लिखा, ये की जगह आपने ये लिखा सेम। आप ये बताएं कि ये जो क्यू डेल्टा टी वाला हिस्सा है
ये क्यू डेल्टा टी वाला हिस्सा किसके बराबर है, यहाँ पर आपने समझा है कि वो बराबर है आपका कैपिटल सी की जगह। तो आपने जहां पर Q ओवर डेल्टा टी लिखा हुआ था, आपने उसकी जगह लिखा है यहाँ पर कैपिटल सी, और डिवाइड में जो ये n है वो आपने यहाँ पर सेम n लिखी। तो अब आपके पास फार्मूला ये भी हो चुका है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका आप अगर यूनिट निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे इसका, मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर है Q अपान N इंटू डेल्टा टी। Q का जो यूनिट है वो है जोल, N का जो यूनिट है वो है मोल, डेल्टा टी का जो यूनिट है वो है केल्विन। तो जोल अपान मोल इंटू केल्विन लिखें, या जोल अपान मोल इंटू डिग्री सेंटीग्रेड लिखें, या फिर आप ऐसे लिखें जोल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, या जोल इंटू मोल इनवर्स इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो इस किस्म के भी फार्मूलाज आते हैं। आई होप के यहाँ तक आपको जो चीजें हैं वो सही नमूने से समझ आ चुकी। अब इन्हीं फार्मूलाज के बेसिस पर, इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पर हमने Cp माइनस Cv इज इक्वल आर वाली डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। अगर आपने ये समझना है कि Cp माइनस Cv हम क्यों कर रहे हैं, हमें इसको ड्राइव करने का क्या फायदा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल आर करने से हमें क्या मिल रहा है, हम क्यों कर रहे हैं ये डेरिवेशन, तो आप जो है हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद वीडियो है वो जरूर देखें, और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने कुछ सीखा है तो साथ में आपने कमेंट भी कर दें, ताकि जो दूसरे दोस्त हैं वो आपकी कमेंट्स देखकर ये समझें कि भाई आपने भी कुछ समझा है, और वो भी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।